हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम घटना चक्र बीपीएससी जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो 2022 तक आपके बीपीएससी के पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। राइट, तो हम लोग बिना किसी देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो आपको पता होगा कि ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और डार्विन ने क्या दिया था दोस्तों? और ये रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, या इसी को कहते हैं हम प्रकृतिवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चुनाव का इन्होंने सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन जो कि एक प्रोटीन है, ये भी याद रखेंगे कि आपका इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक ही स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो कौन एंटीबायोटिक है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन है। सल्फाडायजीन एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका पेनिसिलिन हो जाएगा और सल्फाडायजीन, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चावल। चावल मुख्यतः दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में एक्चुअली प्रोटीन भी पाया जाता है, जौ मक्का में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन चावल में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। 100 जो 100 ग्राम पका हुआ चावल है उसमें से लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में 90% कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। ये भी आप याद रखेंगे। बाकी जो 3 दिए गए थे दोस्तों, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और प्रोटीन और दूसरे रफेज की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि का विज्ञान जो होता है आपका कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन जैसे कि आप गाँव में देखते होंगे कि जो बायो खाद होता है उसको बनाने के लिए केचुआ को वृद्धि करने का एक प्लांट लगाया जाता है। तो इसका जो जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कीट संवर्धन कहा जाता है। और ये वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र, भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और उसका विचरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स एक जीव विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत जीवधारियों में जीन, आनुवांशिकता और उसके विचरण का अध्ययन किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्निक यानी कि पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब आपका सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है आपका। तो आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होता है। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, तो ऐसे फल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब होता है, कैस्यू नट्स होते हैं और पियर होते हैं यानी नाशपाती होते हैं। ये जो है दोस्तों ये फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है? तो जब फल के निर्माण में ओवरी के अलावा और भाग भी शामिल हो। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली होता है ये, ठीक है ना। लौंग जो है यूजनिया कैरोफाइलेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, नामक मध्यम कद वाले एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल कलिका से प्राप्त किया जाता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपको पता होगा कि फूल की कली से प्राप्त होता है और सूखे फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है दोस्तों वो बंद कलियां एक पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधों का वानस्पतिक नाम जो होता है साइजिजियम एरोमेटिक होता है, जो कि कुल अगर फैमिली की बात करें तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये मिर्टेकिया, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो मूल स्थान है वो इंडोनेशिया माना जाता है, यानी कि लौंग का
कहाँ से आया है ये? तो इंडोनेशिया से आया है। आप इस बात को याद रखेंगे। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक आपका रेन फॉरेस्ट है, यानी कि सदाबहार वृक्ष है और इसकी जो हाइट होती है 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी आकार और अंडाकार होती है, ओवल टाइप की होती है, मतलब कि ऐसे ऐसे होती है, अंडाकार। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि नोड और इंटरनोड क्या होता है? ये तने का एक विशेष लक्षण होता है, जो कि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना नहीं है, ये जड़ है। तो नोड कहते हैं जहां से एक दूसरा निकलता हो, और अगर मान लो यहाँ से भी निकला हो, एक आपका मेन रूट मतलब मेन तना है एक, तो यहाँ से एक निकला तो ये नोड हो गया, यहाँ से भी एक निकला है तो ये भी नोड हो गया, इनके बीच को ये इंटरनोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पादप कली है, पादप किस तरीके की कली है? तो एक भ्रूणीय टहनी होता है पादप। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह यानी कि एम्ब्रियोनिक सूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के अक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक सूट होता है, जिसको हम हिंदी में कली या कलिका कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम हैलोफाइट्स कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सलाइन वाटर में उगते हैं या जो ज्यादा नमक सहन कर सकते हैं, ऐसे पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं या प्लांट्स कहलाते हैं या हैलोफाइट्स कहलाते हैं। और ये उच्च लवण युक्त जल में भी पैदा हो सकते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रो इससे इंसेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में उपयोग होता है? एक बार फिर से सुन ले, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ये किसकी निगरानी में उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र ईईजी होता है। मस्तिष्क के जो आपका विद्युतीय, आप क्या सोच रहे हैं कैसे मस्तिष्क काम कर रहा है, इसको मेजर कौन करता है? तो ईईजी करता है, ये उस पर निगरानी रखता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त किरण इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, का उपयोग मांसपेशियों में दर्द उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन। तो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में परिवर्तन साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें भिन्नताएं बढ़ जाती है, यानी कि वेरिएशन बढ़ता है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों में उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो मेंडल का जो जेनेटिक थ्योरी था वो आपका लैंगिक जनन पर आधारित था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ये आधारित होता था। मानव शरीर में होता है, क्या होता है? तो लगभग 70% पानी होता है। लगभग 2/3 भाग जो है मानव शरीर का वो पानी से बना होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? कमोबेश सबको पता होगा कि डीएनए की खोज आपका जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। कौन-कौन की थी? नाम याद रखेंगे, जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन। तो देख लीजिए कौन-कौन है, ये भी है और मतलब कि इन्होंने डीएनए की खोज की थी। और वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, इसलिए इसका जो सही आंसर है आयोग के द्वारा ई दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, आपको पता होगा कि वो विटामिन के होता है। तो विटामिन के की कमी से शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग आपका धीरे-धीरे बनता है या लगभग नहीं के बराबर बनता है, और ये दोस्तों एक बीमारी होती है और इस विटामिन को हम लोग एंटी हेमोरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों में ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक ब्लड बह जाने का
डर रहता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए होता है कि जो जीव कोशिकाएं होती है उनमें आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, ये डीएनए तय करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को एंटीडोट के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर किसी को कोई जहरीली चीज़ें डस लेती है, तो जो उसको एंटीडोट दिया जाता है, तो उसमें जनरली विटामिन के होते हैं, ठीक है ना? इस विटामिन को हम लोग एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, हमने एक्सप्लेनेशन ऊपर देख लिया है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक सिंपल शर्करा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो जो दोस्तों ऑर्गीकैल्सिफेरॉल है, विटामिन D2 को कहा जाता है। विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को पॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। याद रखेंगे, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 को कहते हैं पॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। यानी कि आपको ये भोजन से प्राप्त हो सकता है। तो भोजन में किसके? मक्खन से, मशरूम से, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी और मछली के तेल इत्यादि से मिलता है। और D2 की कमी से ही दोस्तों क्या होता है? सूखा रोग या रिकेट्स होता है। जनरली हम विटामिन डी की कमी से कहते हैं, लेकिन होता ये विटामिन D2 की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ भंडारित होता है? तो विटामिन ए आपका लीवर में भंडारित होता है, यानी जमा होता है। विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है, कहाँ पर? यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम सबको पता होगा कि रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। और हम विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो मिल्क होता है, बटर होता है, आपका एग होता है, और ऑयल ऑफ फिश होता है, और का कैरोट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोपैथैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पता, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपका, तो ये है आपकी तरफ विटामिन, और यह उससे होने वाले बीमारियां। अभी हमने देखा कि ऑर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स होते हैं, विटामिन डी की कमी से। तो इसमें सही जो आपका आंसर है वो टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल की कमी से बेरी-बेरी बीमारी नहीं होती है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। आपका साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है, और विटामिन डी यानी कि कोलीकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गीकैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स होता है। बेरी-बेरी दोस्तों ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है? और विटामिन B1 को हम लोग थायमीन कहते हैं, ना कि टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, और B1 की कमी से ही आपका बेरी-बेरी नाम की बीमारी होती है। और टोकोफेरॉल जो होता है वो तो विटामिन ई को कहते हैं हम, ये विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन डी कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में, और विटामिन के अल्फा-अल्फा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक से अधिक है या कोई सही नहीं है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी से समृद्ध होते हैं, और आपका जो जर्मिनेटेड व्हीट ऑयल होता है उसमें विटामिन ई होते हैं, ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबकि अल्फा-अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा में विटामिन से प्रमुख स्रोत है, इसमें से विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए आपका मोर देन वन आंसर विटामिन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? तो आपको पता होगा कि विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक आपका मिनरल सॉल्ट है जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का क्या नाम है दोस्तों? तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन एक प्रमुख घटक है। विटामिन B12 ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नर्वस सिस्टम यानी कि आपका फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है, कार्य की। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत आपका हो जाता है मीट,
फिश, लीवर, लीवर का मतलब जो मछली-उछली का होता है, मिल्क और आपका चीज़। आंत के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। B12 जो है आपका जो इंस्टेंटाइन में जो भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। आपको पता होगा कि रक्त जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियत रूप से गतिशील रहता है। एक आम इंसान जो आपका स्वस्थ मनुष्य है उसमें 7 से 8% आपका ये कुल भार का आपका ब्लड होता है। अतः 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति जो स्वस्थ मनुष्य के लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर का लगभग बेटा 13वां भाग होता है उसके भार का। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि संगत होना चाहिए, तो आरएच फैक्टर में भी आपका संगत होना चाहिए। आरएच फैक्टर प्लस प्लस वाले को ही चढ़ा सकते हैं, माइनस माइनस वाले को ही चढ़ा सकते हैं। तो जब आप ब्लड आदान करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड को, तो आरएच फैक्टर का भी मिलान किया जाता है, न सिर्फ कि ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने किया था, जो कि रिसस नामक बंदर के रक्त में पाई गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इनमें से रक्त दाब का मात्रक कौन है? कौन जो यंत्र है इसमें रक्त दाब मापता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्तचाप जो होता है, जो डॉक्टर जिससे आपको मेजर करते हैं, वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिसकी मदद से वो रक्तचाप मेजर करते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, आपको पता होगा कि वो 120/80 होता है। और जो आपका आर्टरीज होता है उसमें रक्त की 2 अवस्थाएं होती है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि एक प्रकुंचन दाब और एक प्रसारण दाब। ठीक है? सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब होता है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर होता है, और ये किसमें? तो हाइड्रोजन यानी कि पारे दाब में व्यक्त कर रहे हैं। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर एचजी होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो कितना रक्त प्रवाह होता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है और इससे शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर जो है आपका शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क प्रति मिनट लगभग 1200 सीसी रक्त प्रवाहित करता है। ये प्रति मिनट था दोस्तों, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। सीसी का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये है आपका लीटर। इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, इसके अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से निकलता है। ये भी याद रखेंगे आप। किससे निकलता है? तो ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो आपका हार्मोन है। बाकी आपके ये इन्वर्टेज तो एंजाइम है और आरएनए तो आपका कोशिका का एक पार्ट है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी है। महिला सेक्स हार्मोन्स क्या होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, आप सबको पता होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एस्ट्रोजन जो होता है वो विमेन हार्मोन्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और एस्ट्रोजन क्या आपका टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों की जो अंडाशय होती है उसमें ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से लेकर के 55 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रेडियोल जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में सहायक होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या-क्या होते हैं? जैसे स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास, गर्भाशय का विकास और योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है। तो जो आपका मेन रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रेडियोल। ये एक तरीके का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावित होने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन है जो ऑक्सीटोसिन है, टॉक्सिन नहीं, ऑक्सीटोसिन। जो 2 लक्ष्य ऊतक यानी टारगेट टिश्यू होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और उनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन जो है गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा जो लैक्टेशन के समय स्तनों की मांसपेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण की बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालन
पालक यानी कि गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहा जाता है। तो पिटोसिन क्या होता है दोस्तों? एक आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है। ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज पिटोसिन? तो जो पिटोसिन होता है वो आर्टिफिशियल आपका क्या है? ऑक्सीटोसिन है। आपको आगे मिल जाएगा, कई बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन्स यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH यानी कि थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रवण अग्र प्यूटिटरी की थायरोट्रोप्स कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। ठीक है ना? पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो सबको पता होगा कि मस्तिष्क में होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। मस्तिष्क के किस भाग में? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको पर्णहरित कहते हैं और ये पादप कोशिका का एक पार्ट होता है आपका। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? माने क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण में बनता है आपका O2 और H2O भी बनता है। अगर H2O रहता तो हम उसको भी सही करते। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे हरे भाग माने पौधों के हरे भाग यानी कि पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और मृदा से जल अवशोषित करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। याद रखेंगे, ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है? वाटर भी बनता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये है तो उत्पाद के फॉर्म में क्या क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, 6H2 भी बनता है और O2 भी बनता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो किसके द्वारा बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत आपका होता है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है दोस्तों बीज में मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो आपका भ्रूण है वो बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रतिजैविकी का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या है? देखिए क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। ये भी आपका हो जाएगा सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोमाइड प्रतिजैविक है यानी कि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलेरा किसके विशिष्ट उदाहरण है? तो ये जल जनित रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलेरा जल जनित रोगों के उदाहरण। टाइफाइड रोग के कारण टाइफाइड रोग है वो सल्मोनेला टाइफी नामक एक कॉलेरा और कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु होता है। जो पीने वाला पानी है उनसे फैलता है, मतलब वो अगर प्रदूषित हो जाए तो वो फैलता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यकृत लीवर एक पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि आपका खाद्य जो है विषाक्त द्वारा प्रभावित हो जाती है। जो आपका एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ है जो कुछ कवक जैसे स्पर्जिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। तो इसको खत्म करने का काम हमारा लीवर करता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों लिम्फोसाइट का इस्तेमाल अस्थि मज्जा और प्लीहा दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि स्प्लीन और बोन मारो दोनों में आपका लिम्फोसाइट बनता है। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की स्वतंत्र और WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के बारे में भागों के बीच सामंजस्य बैठाती है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो ओंकोजिन जो है कर्क रोग से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक असामान्य जीन है जो कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया था। घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का कारण था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था।
तो ओंकोजिन किससे रिलेटेड है? तो कैंसर रोग से रिलेटेड है। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ये आपका फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 16 यानी कि ये दोनों सही है। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और इसका उपचार करता है? तो इसका सही उत्तर है आयनीय विकिरण। ये उपचार में सहायक होता है। तो आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर भी सकता है और उसके प्रचार में प्रयुक्त भी होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। मतलब कि इससे उसका उपचार भी किया जा सकता है और अगर उसकी ज्यादा मात्रा शरीर पर पड़ जाती है तो उससे कैंसर हो भी सकता है आपको। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। तो सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग होता है, सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रित की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को आपका नियंत्रण करता है। शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। लैंगिक जनक से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? दोस्तों तो ये सब से होता है, जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी जो है वो उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो आपका है आर्विड कार्लसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इनको नोबेल दिया गया था। तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को सन 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी यानी कि ट्रमर, अकड़न यानी कि रिजिडिटी और गति क्षमता यानी कि एकिनेसिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर रोग जो औषधि है वो एल-डोपा विकसित किया जा सकता है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो आपका विषाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है और ये इंग्लिश में वायरस कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे ये न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है और न इसका द्विगुणन हो सकता है। मतलब ये जब तक किसी जीवित शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। ये मरे हुए के समान है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के किस कार्यक्रम आवाहन का किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये एचआईवी एड्स के लिए आवाहन कार्यक्रम जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रचारित करती है। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 2003 में हुई थी और ये किसके लिए याद रखेंगे? तो एचआईवी एड्स के लिए है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। और ये कब किया था? तो 1676 में ईस्वी में इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसी के जरिए उन्होंने फिर आपका बैक्टीरिया की खोज करी थी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के तौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता वह है, तो क्या है? बैक्टीरिया की मदद से आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है,
ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कणीय तत्व क्या होता है? तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक होते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ये वायु प्रदूषक का काम करता है, जो वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बंधों का एक जटिल मिश्रण होता है। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये एक महत्वपूर्ण घटक है। वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू, सबको पता होगा पानी ढोने का काम करता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब 98.6 को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देख लीजिए कितना आता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन होता है? तो वो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर। जो आपका वो वर्गधारी है, वो ब्लड ग्रुप है, वो सभी वर्गों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एबी वर्ग सब वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, यानी कि एबी ब्लड ग्रुप वाले किसी भी ब्लड ग्रुप से आप ब्लड ले सकते हैं, परंतु किसी दूसरे रुधिर व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। अतः एबी को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा होता है? तो एबी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ओ नेगेटिव क्या होता है? सार्वभौमिक दाता रक्त समूह होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में आपके अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो सबको पता होगा कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और केवल 12 दांत एक बार ही पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये तो बात सबको पता होगा कि कितनी अस्थियां होती हैं। ये 28 अस्थियां उत्पन्न होती हैं मनुष्य के खोपड़ी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन जो है 206 अस्थियां होती है। तो आइए देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है। तो कपाल में आपका 8 अस्थियां होता है, मुख में 14 अस्थियां होता है, कंठिका में 1 होता है और कान में आपका 6 होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी एक ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत, कृंतक, इंसीजर, बाकी सब के सब आपके अवशेषी अंग हैं। जीवधारियों में अकारकीय और शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणतः मनुष्य के वृहद दांत में उपस्थित कृमि रूप पट्टी शेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एवं आंख की निमेशक झिल्ली यानी निकटेटिंग मेम्ब्रेन परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सहायक होता है? तो ये आपका एंजाइम सहायक होता है। ये आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ये बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो एंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट होता है, जैविक उत्प्रेरक होता है जो कि एक प्रोटीन है। अन्य उत्प्रेरक की तरफ क्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं जो है वो एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में अग्र और उत्क्रम यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स्ड दोनों प्रकार कार्य करता है। इस प्रकार के पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को प्रेरित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो विटामिन सी है। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दूध किसका किसका घटिया स्रोत है? तो ये विटामिन सी का घटिया स्रोत है, बाकी सब अच्छे से पाए जाते हैं दूध में। देखो दोस्तों, सवाल पूछने का क्या तरीका है। घटिया स्रोत का मतलब है पुअर सोर्स, माने सबसे कम क्या पाया जाता है दूध में? तो सबसे कम आपका विटामिन सी पाया जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। आप कमेंट करो कि दूध में कौन सी एसिड पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको पता होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ये पॉलीसेकेराइड है इंसुलिन, जो डहेलिया की जड़ से
प्राप्त किया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो जल होता है। जल की मात्रा कोशिका यानी सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा 80% तक होती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे। इसका कोई भी आंसर नहीं है, ये बहुत पुराना सवाल। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का काल जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सायानोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जो है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मानव में जो आंतरिक निषेचन होता है, सबको पता होगा, मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु जो है योनि में प्रविष्ट होकर के गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी यानी अंडवाहिनी की नली में अंडाणु को निषेचित करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? ये है आपका क्रो-मैग्नान मनुष्य। क्रो-मैग्नान मनुष्य आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। आज के मानव के केवल एकदम 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था, अस्थि औजारों का उपयोग करता था, वह पशुओं की खाल को सील कर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए कई भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव था। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो प्राकृतिक वर्ण होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। आज विकास के सर्वमान्य मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जाति की विविधता को अनुवांशिक विविधताओं की अनन्य क्रिया एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। दोस्तों, इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और दोनों जो होते हैं वो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हैं या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल कवक दोनों की समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं कवक घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुकी करता है। चलिए तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक जो है मेरुरज्जु में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना या मेडुला ऑब्लंगाटा से आरंभ होकर के कशेरुक दंड में घिरा होता है, नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह अभी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी तंत्रिका मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। विकास का कारण क्या होता है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है। ठीक है, चलिए कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस क्या होता है? तो बी और डी यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन दोनों होता है। तो फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन के द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इन दोनों से मिलता है यानी कि बीजों से और तना काट से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक क्रिया के द्वारा गुजरता है? तो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा ऊपर जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे श्वास नहीं ले सकती। आपको पता होगा कि मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने श्वसन क्रिया के लिए करती है। हवा में लगभग 1% ऑक्सीजन और पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9%, और ये तापमान पर डिपेंड करता है। रूम टेम्परेचर पर इतना होता है, ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो O2 की कमी से वो मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी होता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं और उसी की मदद से वो आपका सांस लेते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि से, आवाज से, स्पर्श करने से, अपने गंध से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न निद्राएं करती है, नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपका लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है
जो सभी स्तनधारियों के मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन रक्त में और मायोग्लोबिन मांसपेशी में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो आपको पता होगा किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु की वजह से होता है आपका। एचआईवी वायरस का नाम तो आपने सुना होगा। एचआईवी वायरस से होने वाला रोग क्या होता है? तो एड्स होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। जो निमोनिया है एक संक्रमण है, तो ये कहाँ होता है संक्रमण? फेफड़ों में संक्रमण होता है ये। और यह संक्रमण जो है विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से फैलता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में एक्सेस क्रोमोसोम जो कि लिंग निर्धारित क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोग ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है ना? मतलब कि एक्स एक्स जो है महिलाओं में ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो एक सेक्स क्रोमोसोम एक जो है ये ढोने का काम करता है और दूसरा उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो क्या होता है कि महिलाओं में जो है ये बैलेंस रहता है, लेकिन पुरुषों में एक एक्स होता है, एक वाई, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो इससे पीड़ित हो जाता है, क्योंकि नियंत्रित करने वाला तो एक्स है ही नहीं। तो ढोने का काम कलर ब्लाइंडनेस का कौन करता है? महिलाएं करती है, लेकिन पीड़ित कौन होता है? पुरुष होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर हर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इनको विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे आप? तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, और यही किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, और यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम या फिर जस्ता या कोबाल्ट? तो इसका सही आंसर है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं, यानी पिगमेंट होते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और आपके पास ये अभिक्रिया है, देख सकते हैं। कीट पक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। और जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ही कीटों को खाते हैं। जीवन चक्र की वृद्धि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपका पुष्प है, क्योंकि जीवन चक्र फूल में ही इसके प्रजनन अंग पाए जाते हैं। यानी कि आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर दो होते हैं। परागकण भ्रूण भ्रूण पर विकास होता है, जिससे बीज बनता है, और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा जन्म लेता है। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं जो है ये फूल में ही होता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में विकसित करने में तथा में मदद करता है। तो ऑप्शन ई है, यानी कि एक से अधिक आंसर। तो यह पौधे की पत्तियां, फूल और फलों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ पौधों को आकार भी प्रदान करता है। ठीक है ना? यानी वन मोर देन वन आंसर आपका ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। 1968 ईस्वी में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से अनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका का पता लगाया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोवा है। जो सिकोवा है, जिसकी लंबाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे जो छोटा क्या होता है? एंजियोस्पर्म वुल्फिया होता है। और सबसे बड़ा वृक्ष जो है रेडवुड सिकोवा। इसका जो नाम है दोस्तों, साधारण नाम रेजवुड होता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम सिकोवा सेम्परविरेंस होता है, या सिकोवा भी सिर्फ सिंपली कहते हैं। यह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? तो एंजियोस्पर्म वुल्फिया है। एस्पिरिन क्या होता है? तो एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक एक दवा होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों ये सोयाबीन में होता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, और इसमें लगभग 38 से 42% होता है, जो कि अन्य फलियों से सबसे ज्यादा है। आर्कियोप्टेरिक्स
ये क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये। तना काठ आमतौर पर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गन्ना के लिए। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी के द्वारा होता है, लेकिन हर मूड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो ये मैमल्स है दोस्तों। और आपको पता होगा कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होता है और एक तरीके के ये मैमल है, यानी कि स्तनपायी होते हैं। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करिए। तो टीबी से मरते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग से मरते हैं। ये 2016 का आंकड़ा था, जो लगभग 4.23 लाख लोग को मृत्यु हुई थी। और जो 6 रोग होता है वो जीवाणु से होता है, और जीवाणु का नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये रिफ्लेसिया है। ये रेफ्लेसिया है, ये इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड के द्वारा सन 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था। और इसका जो डायमीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर और वजन लगभग 10 केजी होता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे न सोएं, क्योंकि तो रात के समय क्या होता है दोस्तों कि जो पेड़ है वो श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया के दरमियान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो आपको पता होगा कि फ्रुक्टोज होता है, और सबसे अगर पता किया जाए तो अस्पार्टेम भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है। तो सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, ये भी याद रखेंगे, जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का जो अणु सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, यानी नेचुरल कार्बो आपका स्वीटनर, स्वीटेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सॉरी स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन होती है? तो अभी हमने देख लिया था, फ्रुक्टोज होती है। यह मोनोसेकेराइड है, सर्वाधिक मीठा होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पिछले भाग से हमको कड़वाहट का पता चलता है। तो जीव का अग्र जो भाग होता है वो उससे आपको अग्र छोर से मीठा और पीछे वाले भाग से कड़वा और किनारे वाले भाग से खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे वाले भाग से नमकीन स्वादों का अनुभव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। मटर का पौधा क्या होता है? तो एक शाक होता है, यानी कि हर्ब होता है। ये द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि डाइकोटिलेडॉन है ये। यह एक और आपका रबी फसल होता है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका यदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। याद रखिएगा। अब इस आपको पूछ दिया जाएगा कि स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका ये किसकी प्रजातियां हैं? तो ये आपके मटर की प्रजातियां हैं। और मटर क्या होता है दोस्तों? तो एक तरीके का हर्ब होता है, शाक होता है, हर्ब नहीं श्रब होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है दोस्तों? उसमें प्रचुर मात्रा में आपका होता है ऑप्शन बी प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेगुमिनस कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों ग्रंथि कवच में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से आता है? तो मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। इसे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा विनिमय का काम, विनियमन का काम करता है। यह हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो सबको पता होगा कि आयोडीन की कमी से ये होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है, जिसका स्राव जो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायरोट्रोपिन है। इसका अंतःस्रवण अग्र प्यूटिट्री या थायोट्रॉप्स कोशिकाओं के द्वारा होती है। रुधिर में आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी होने से पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रवण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने से प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का रोग होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये हम द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो मानव और अन्य जीव क्या है? तो सर्वाहारी है। मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर होता है
और शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं या प्रोड्यूसर हैं। तो जो इनको खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो इनको खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर। जो इंसान होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों होता है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये था हमारा आज का बायोलॉजी से रिलेटेड घटना चक्र का एक डेडिकेटेड वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम घटना चक्र के कुछ और सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।